Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस के अंदर अपन डिजास्टर नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो डिजास्टर नर्सिंग में अपना एक क्लास हो चुकी है, उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर किस किस तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर पढ़े अपन ने, जो कि नेचुरल मैन मेड हो सकते हैं, नेचुरल कौन से हो सकते हैं, मैन मेड कौन से हो सकते हैं, ये सब देखा। इसके अलावा अपन ने देखा कि डिजास्टर की वजह से हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब डिजास्टर होता है तो अपन जो विक्टिम्स होते हैं उनको कहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं या शेल्टर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो सब अपन ने देख लिया। अब इसके बाद अपन आते हैं मैनेजमेंट पे कि जब डिजास्टर होता है तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कैसे अपन डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोसेस करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में को स्टार्ट करने से पहले अपन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंडिया का, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि वो एक्ट अपने को क्या बोलता है कि डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डिफाइंस events that cause substantial loss of life, prosperity and environment। अगर कोई भी प्रॉस्पेरिटी या लॉस ऑफ लाइफ या एनवायरनमेंट में कोई चेंजेज आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिजास्टर की एक डेफिनेशन दी है। वो क्या डेफिनेशन दी है? डिजास्टर मीन्स कैटास्ट्रोफिक, जो अपन ने पहले बताया था कि एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है, मिस ऑफ क्लेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में कैटास्ट्रोफिक या मिसअप या क्लैमिटी या ग्रेव अकरेंस जब होती है, जिसकी वजह से या जो कि नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है, और बाई एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस विच रिजल्ट्स इन ए सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन सफरिंग और डैमेज टू एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और डैमेज टू और degradation of environment and is of such nature and magnitude as to be beyond the coping capacity of community of affected area। it means कोई भी ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो कि नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी नेग्लिजेंस की वजह से वो जनरेट हो रहा है। जैसे बहुत बार नेग्लिजेंस की वजह से, जैसे कोई किसी की लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, या और कोई रेल एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे इवेंट्स जो किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं, जो कि जिनकी रिजल्ट या विच रिजल्ट्स सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, सबसे फर्स्ट थिंग लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, या तो या ह्यूमन सफ़र कर रहे हैं, डैमेज हो रहा है टू प्रॉपर्टी का या ह्यूमंस का, साथ में डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट में कोई चेंजेज आ रहे हैं, जैसे भूकंप है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, साइक्लोन्स है, वोल्केनोज है, इनकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेज हो सकते हैं। तो इन सब कंडीशंस को क्या बोला गया है? डिजास्टर बोला जाता है, जो कि किसी कम्युनिटी में या किसी एरिया को अफेक्ट करते हैं, वो क्या होता है? डिजास्टर। इसके बाद बात करें, अबाउट 60% ऑफ लैंड मास इन इंडिया इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक। मीन्स 60% ऑफ लैंड मास, मतलब जो लैंड है इंडिया की, उसका जो 60% पार्ट है वो अर्थक्वेक के रिस्क में है। ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर्स इज़ प्रोन टू फ्लड्स, मतलब 40 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया ऐसा है जहाँ पे बाढ़ आने के चांसेज हैं। और अबाउट 8% ऑफ द टोटल एरिया इज़ प्रोन टू साइक्लोन्स एंड 68% ऑफ एरिया इज़ ससेप्टिबल टू ड्राफ्ट या अकाल। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं या कुछ अनुमान लगाए गए हैं, या इतना परसेंटेज ऑफ एरिया इज़ ऑल द टाइम प्रोन टू बी डिजास्टर, मतलब इस एरिया के अंदर कभी भी ऐसी डिजास्टर वाली सिचुएशन अराइज हो सकती है। इसलिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि अपन इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सके। डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाए उसके लिए अपन पहले से प्रिपेयर हो सके। हाँ, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डिफाइंस डिजास्टर मैनेजमेंट एज
कंटिन्यूस साइकिल एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना एंड इम्प्लीमेंट करना measures को which are necessary and expenditure for prevention of danger or threat of any disaster or mitigation or reduction of risk of any disaster or its severity and consequences। मतलब जो एक्ट बनाया गया है उसका फोकस किन चीज़ों पे है। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए अपन प्लान करते हैं, फिर उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है या पीपल्स, ह्यूमन पावर, मटेरियल, मशीनरी, जो भी चाहिए होता है उन सब का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है एंड देन कोऑर्डिनेट करना उन सबको और सब लास्ट में इम्प्लीमेंट करना। जैसे मान लो अपन अर्थक्वेक को पहले ही प्रिडिक्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, तो सबसे पहले अपन ने गवर्नमेंट से और उसके लिए परमिशन ली, प्लान किया, परमिशन ली, ऑर्गेनाइज किया, चीज़ें इकट्ठा करी, उनको कोऑर्डिनेट किया और इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो अपने को बता सकते हैं कि टाइम टू टाइम या अपन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO, या ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो कि पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं अपन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। ये वो किस लिए बनाया जाता है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर, कि जो डिजास्टर की वजह से होने वाला जो कोई डेंजर या थ्रेट है उसको अपन प्रिवेंट कर सके या उससे बच सके। एंड अगर हो गया डिजास्टर तो उसके लिए उसके बाद उसको कम से कम रिस्क, रिडक्शन ऑफ रिस्क कम से कम कर सके और वापस लोगों को कैसे बचा सके वो करना। एक तो आने से पहले ही उसके बारे में प्रिपेयर रहना, और एक डिजास्टर हो चुका उसके बाद कैसे उस डिजास्टर की वजह से कम इफ़ेक्ट हो उन चीज़ों पे फोकस करना। क्योंकि अगर मान लो कहीं अर्थक्वेक आया तो अपने पास अगर पहले से प्रिपेयर्ड प्लान था, ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्ट्रूमेंट्स थे, पीपल्स थे, तो अपन फटाफट उन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास पहले कुछ था ही नहीं, अब अपने को बनाना है, तो अपन उन चीज़ों को रिडक्शन ऑफ रिस्क है उसको कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने को पहले से इन चीज़ों के बारे में ध्यान दे के चलना है। इसके बाद नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्ड करना कि अपन कितना कर सकते हैं, कि अपने जैसे मान लो मैंने बताया कि 40% ऑफ एरिया इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक, तो उस 40% एरिया के अंदर कि अपन अगर भूकंप आता है या अर्थक्वेक आता है तो अपन इतनी कैपेसिटी रखें कि अपन उसको पूरा एक साथ कवर कर सके। इसके बाद प्रिपेयर्डनेस टू डील विथ एनी डिजास्टर। डिजास्टर कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो अपने को पहले से प्रिपेयर रखना है। ऐसा नहीं कि अपन केवल अर्थक्वेक के लिए तैयार है, फ्लडिंग आ रही है तो उसके लिए कोई अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स या मैन पावर या कुछ अवेलेबल नहीं है। तो कोई किसी भी तरह का डिजास्टर हो उससे डील करने के लिए अपने को प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर। किसी भी डिजास्टर के लिए प्रॉपर रेस्पॉन्स, ऐसा नहीं हो कि डिजास्टर हो गया है, कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है कि उसके लिए काम करें अपन, तो उसके लिए पहले से एक रेस्पॉन्सिबल टीम या रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि टाइम पे अपना काम कर सके। असेस द सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ एनी डिजास्टर। डिजास्टर के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट्स हैं उसको असेस करना, उसकी सीवियरिटी को असेस करना कि कितनी सीवियरिटी है और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करना। इवैक्यूएशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ, ये अपन थ्रू आउट द डिजास्टर करते रहते हैं। आफ्टर द डिजास्टर ये प्रोसेस होगा, इवैक्यूएशन करना, लोगों को बचाना, बाहर निकालना, रेस्क्यू करना और रिलीफ प्रोवाइड करवाना। एंड लास्ट वन इज़ रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन। एक बार होने के बाद लोगों को वापस रिहेबिलिटेट करना और रिकन्स्ट्रक्शन करना। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने बताया कि आपको पहले से आप कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते हो जो कि उस जब भी डिजास्टर आएगा, जैसा भी डिजास्टर आएगा, वो सब रेस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इनके लिए प्रिपेयर रहते हैं। टाइम पे ट्रायल्स किए जाते हैं, लोग तैयार किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स तैयार रखे जाते हैं ताकि जब भी डिजास्टर हो, क्योंकि डिजास्टर को कभी भी ऐसा नहीं है कि टाला जा सकता है, अगर वो होना होगा तो होके ही रहता। बस अपन उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं
अगर नेचुरल डिजास्टर है तो उनको नहीं रोक सकते, लेकिन मैन मेड डिजास्टर में भी उनको रोका जा सकता है। इसके अलावा जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जो कि अंडर आती है कैबिनेट सेक्रेटरी के, उसकी कमांड और कंट्रोल में रहती है, वो भी डिजास्टर के कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोऑर्डिनेट करता है द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड बैंक, WHO, ये सब अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके अंदर हेल्प करते हैं। अब आते हैं अपन डिजास्टर नर्सिंग। ये था कि डिजास्टर क्या होता है, कैसे होता है, कौन डील करता है, क्या एक्ट है डिजास्टर के लिए, कैसे अपन उसको प्रिपेयर रहना है अपने को। अब इसके बाद अपन नर्सिंग फील्ड में हैं तो नर्सिंग से रिलेटेड बातें करते हैं कि जब भी डिजास्टर होगा तो नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नर्सेज कैसे काम करेंगे, नर्स कैसे उसके लिए अपना योगदान दे सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर नर्सिंग की, क्या कौन से प्रिंसिपल्स पे डिजास्टर नर्सिंग काम करता है। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस, कि डिजास्टर को होने से ही बचाना, वो अपना सबका फोकस होगा। नर्सिंग हो, मैनेजमेंट फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी फील्ड हो, सबका पहला काम क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस। इसके बाद मिनिमाइज द कैजुअलिटीज़, अपन ट्राई करें कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हो, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे मिल जाता है, टाइमली मिल जाता है, तो कैजुअलिटीज़ कम होती है। लेकिन जैसे डिजास्टर हो गया, कोई टाइम पे टाइमली मैनेजमेंट ही नहीं है, ना कोई टीम वहाँ पहुँची है, ना नर्सेज है, ना डॉक्टर्स है, तो उस कंडीशन में कैजुअलिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो अपने को ट्राई करना है कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हो। थर्ड, रैपिड असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड नर्सिंग केयर नीड्स। ऐसा नहीं है कि अपने पास टाइम है कि अपन टाइम लगा के उनका असेस कर सके, तो रैपिडली असेस करना है चीज़ों को और फास्ट डिसीजन लेने हैं उस सिचुएशन में कि अपन फटाफट जो नर्सिंग केयर नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। इसके बाद ट्राइएज एंड इनिशिएशन ऑफ लाइफ सेविंग मेजर्स फर्स्ट। ट्राइएज अभी मैं पढ़ाऊँगा आगे, ट्राइएज आएगा। इसके अलावा जो इनिशिएशन ऑफ लाइफ सेविंग मेजर्स, जो भी लाइफ सेविंग मेजर्स है, जैसे कोई है जिसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है तो वेंटिलेटर, CPR, ऐसे कुछ वाइस जो लाइफ सेविंग मेजर्स होते हैं वो अपने को पहले इनिशिएट करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट है जिसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या कोलैप्स हो गया, वो पेशेंट है और एक पेशेंट कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है, पेन में, तो पेन आदमी सहन कर सकता है थोड़ी देर के, लेकिन अगर कोई कोलैप्स पेशेंट है तो उसको CPR देना है। तो अपने को पहले वो काम करने हैं जिनसे कि अपन लाइफ को सेव कर सकें। फ्रैक्चर की वजह से होने वाला पेशेंट की डेथ ना हो, पर कोलैप्स जो पेशेंट है वो क्या पता जल्दी से मर जाए। इसलिए अपने को जो पहले उन फीचर्स को या उन जो लाइफ सेविंग मेजर्स हैं उनको इनिशिएट करना है। द सेलेक्टेड यूज ऑफ एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन एसेंशियल नर्सिंग एक्टिविटी। जो एसेंशियल इंटरवेंशन है उनको फॉलो करना और जो नॉन एसेंशियल है उनको अवॉइड करना। इवेल्युएशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द मिटिगेशन और रिमूवल ऑफ एनी हेल्थ हैजार्ड। ये मिटिगेशन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है मिनिमाइज द रिस्क एंड रिड्यूस द प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस। तो एवेल्युएशन द एनवायरनमेंट एंड मिटिगेट रिमूव ऑफ एनी हेल्थ हैजार्ड्स को रिमूव करना जिनकी वजह से फर्दर कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। ये थे प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स पे काम करती है डिजास्टर नर्सिंग। इसके बाद अपन आते हैं गोल्स ऑफ डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर में नर्सिंग का क्या गोल है, क्यों डिजास्टर नर्सिंग बनाई गई है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। टू मीट द इमीडिएट बेसिक सर्वाइवल नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाई डिजास्टर। डिजास्टर की वजह से जो होने वाला जो अफेक्ट है उसको इमीडिएटली अपन उन नीड्स को पूरा कर सकें, उसके लिए अपन डिजास्टर नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर सेकेंडरी डिजास्टर, टू अप्रेज बोथ रिस्क एंड रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट, टू करेक्ट इनइक्वालिटीज इन असेस टू हेल्थ केयर और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। हेल्थ केयर और रिसोर्सेज हैं उनकी इनइक्वालिटीज़ को करेक्ट करना। टू एम्पावर सर्वाइवर्स टू पार्टिसिपेट इन एंड एडवोकेट फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग। जो सर्वाइवर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करवाना और उनको बताना कैसे आप हेल्थ को और वेलबींग को बचा सकते हो। टू रेस्पेक्ट कल्चर, लिंगुअल्स एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिविजुअल्स। आप पता नहीं कहाँ हो, किस एरिया में काम कर रहे हो, तो वहाँ के कल्चर, लिंगुअल्स यानी लैंग्वेज और रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में ध्यान रखना और
जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए प्रमोट करना हेल्थ एक्टिविटीज़ को, टू प्रमोट द हाईएस्ट अचीवेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सर्वाइवर्स के लिए हाईएस्ट अचीवेबल। वैसे अपने मेडिकल फील्ड का काम ये है कि क्वालिटी या जो नर्सिंग केयर है उसका फंक्शन में ही आता है क्वालिटी नर्सिंग केयर। तो अपने को जो भी काम करना है वो क्वालिटी ही प्रोवाइड करनी है। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर इंजरीज एंड इलनेस, लीडरशिप इन कोऑर्डिनेटिंग पेशेंट्स ट्राइएज केयर एंड ट्रांसपोर्ट के दौरान लीडरशिप करना, कोऑर्डिनेट करना। द टीचिंग, सुपरविजन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सिलरी मेडिकल पर्सनल्स एंड वॉलेंटियर्स, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में कम जानते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या पेशेंट की कंडीशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको सुपरवाइज करना और यूटिलाइज करना अच्छे से उनको। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंपनसेशन एंड इमोशनल सपोर्ट टू ऑल विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, ये आपका गोल होगा। अब इसके बाद आते हैं अपन डिजास्टर की फेजेस के बारे, कि कौन सी फेजेज होती हैं डिजास्टर की जिनके अंदर आपको काम करना होता है। जब सबसे पहले आता प्री इम्पैक्ट फेज। प्री इम्पैक्ट मतलब डिजास्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी तक उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसको प्री इम्पैक्ट फेज में इंक्लूड किया जाता है, जो कि इनिशियल फेज होती है डिजास्टर की। वार्निंग इज गिवन प्रायर टू द एक्चुअल अकरेंस, इमरजेंसी सेंटर्स आर ओपन, कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिटी मस्ट बी एजुकेटेड। मतलब प्रिडिक्ट हुआ है या होने वाला है कुछ दिनों में डिजास्टर, तो उससे पहले अपना जो फेज होगा वो प्री इम्पैक्ट फेज होगा, जिसके अंदर अपन सबको वार्निंग दे देंगे, लोगों के लिए इमरजेंसी सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, लोगों को टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहेंगे, साथ में रेडियो, टेलीविज़न और कम्युनिटी से अपन लोगों को एजुकेट करते रहेंगे कि इस कंडीशन में आपको ऐसे बचना है, या अगर आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है उससे कैसे बचना है, कैसे आपको रिस्क को कम करना है, वो सब चीज़ों के बारे में अपन उनको बताते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट फेज की, या इम्पैक्ट फेज जब डिजास्टर हो चुका है, हो रहा है। इम्पैक्ट फेज द अकर्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, जब डिजास्टर हो रहा है उस टाइम को बोला जाता है डिजास्टर इम्पैक्ट फेज। द इम्पैक्ट फेज कंटिन्यूस अंटिल द थ्रेट ऑफ फर्दर डिस्ट्रक्शन एज पास्ट एंड इमरजेंसी प्लान इज इफेक्ट। मतलब कि अब और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक के फेज को माना जाता है इम्पैक्ट फेज। इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें के बारे में फोकस करना है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है लोगों को। इसके बाद आता है पोस्ट इम्पैक्ट फेज, मतलब डिजास्टर होने के बाद। इस फेज के अंदर आप रिकवरी बीइंग ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज एंड विद द रिटर्न ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर्स एंड फंक्शनिंग। मतलब रिकवरी फेज हो ये जो पोस्ट इम्पैक्ट फेज है, एक रिकवरी फेज है जिसमें पेशेंट्स को बचाना और वापस नॉर्मल लाइफ में लेके जाना, नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर में काम करना ही आपका पोस्ट इम्पैक्ट फेज के अंदर फोकस होगा। इसके अंदर आप फॉर पर्सनस इन दैन इम्पैक्ट एरिया द फेज में भी लाइफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे डिजास्टर ऐसे होते हैं जो लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो पोस्ट इम्पैक्ट फेज होता है वो लाइफ टाइम तक भी चल सकता है। जैसे कि एटॉमिक बॉम्बिंग के जो पेशेंट्स थे, विक्टिम्स थे, उनकी पूरी लाइफ ये उनको जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी उनसे जूझना पड़ा था, आज तक वो लोग उससे अफेक्टेड हैं, जबकि सालों हो चुके हैं उस बात को। तो पोस्ट इम्पैक्ट फेज में भी लाइफ टाइम भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं डिजास्टर की साइकिल, यानी डिजास्टर जब होता है तो कैसे अपन उसको मैनेज करते हैं, उसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस बताया गया है। उसके अंदर आपको उसको फॉलो करते हुए आपको पूरा जो डिजास्टर है उसको रेस्पॉन्ड करना है, रिकवरी करनी है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर है डिजास्टर। डिजास्टर के बाद सबसे पहला आपका जो फेज होगा रेस्पॉन्स, कि आप कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो उस डिजास्टर के लिए, आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या मशीनरी, क्या क्या मैन पावर अवेलेबल है। तो आपका रेस्पॉन्स जो होगा वो आपकी फर्स्ट फेज होगी, क्योंकि अगर एक गुड रेस्पॉन्स अगर होगा तो आप जल्दी से रिकवर कर सकते हो या ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उस डिजास्टर को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रेस्पॉन्स वीक है या लेट है तो आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते हो। इसके बाद आता है रिकवरी। रिकवर करना ये सिंपल सी बात है, रिकवरी मतलब लोगों को वापस नॉर्मल लाइफ में, कम्युनिटी जो एरिया है उसको वापस रिकवर करना। डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टार्ट करना, या जो भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो
करना। इसके बाद मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब आपको पहले से प्रिपेयर, अब आपने एक बार डिजास्टर देख लिया तो फ्यूचर में डिजास्टर के लिए कैसे आपको प्रिपेयर रहना है, कैसे आप उसको असेस कर सकते, कैसे चीज़ों को या जो रिस्क है उसको कम कर सकते हो। जैसे आपने कोई डिजास्टर किया, उस वक्त आपको पता चला कि हमने ये चीज़ें की जिसकी वजह से ये इफ़ेक्टिवनेस रही या नहीं रही, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप तैयारी रखोगे डिजास्टर के लिए तो उन चीज़ों को अवॉइड करोगे जिनकी वजह से रिस्क बढ़ रही थी। आपको रिस्क को कम करना है, जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, तो आप पहले से मिटिगेट करके रखोगे कि क्या क्या अपने को करना है। प्रिपेयर्डनेस की दोबारा से जब डिजास्टर इम्पैक्ट हो तो अपन किस तरह से प्रिपेयर हों और अपना रेस्पॉन्स क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों चीज़ पे। जब भी नेक्स्ट डिजास्टर आएगा उस तब रेस्पॉन्स अपना तो पिछली बार जो डिजास्टर था उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस, एक्टिविटीज़ दैट आर टेकन टू बिल्ड कैपेसिटी एंड आइडेंटिफाई रिसोर्सेज दैट में बी यूज। अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना और उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना जो अपन को यूज करना है। जैसे कि इवैक्यूएशन सेंटर्स का आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान क्या होगा, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको बताना, आपका प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़। बहुत सारे जो डिजास्टर होते हैं उनमें क्या होता है, अब डिजास्टर के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है, पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स, तो उनको कैसे अपने को प्रिवेंट करना और लास्ट में पब्लिक को कैसे एजुकेट करना है कि जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आपको उसको कैसे डील करना। ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर्डनेस फेज के अंदर। मिटिगेशन फेज, एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस और एलिमिनेट ए हैजार्ड। जो रिड्यूस करती हैं या एलिमिनेट करती हैं वो चीज़ें किस में आती है, मिटिगेशन में, जिसमें प्रिवेंशन और रिस्क रिडक्शन फेज आता है कि कैसे अपन इन चीज़ों को आगे जब होंगी तो उनको कैसे अवॉइड करें या फिर कम से कम उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मिटिगेशन। जैसे एग्जांपल्स हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, पब्लिक एजुकेशन है। इम्यूनाइजेशन के थ्रू अपन आगे होने वाली जो भी बीमारियां उनसे बचा सकते हैं, या पब्लिक को एजुकेट कर, जैसे अर्थक्वेक के लिए बार बार कैंप लगाए जाते हैं कि जो प्रोन एरियाज हैं कि अब जब भी अर्थक्वेक आए तो आपको क्या रेस्पॉन्ड करना है, कैसे बिल्डिंग से बाहर खुले मैदान में आ जाना है, अगर बिल्डिंग के अंदर हो तो दीवार के पास रहना है, किसी टेबल के नीचे, या तो जो भी रिलेटेड एजुकेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करवाना जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें। इसके बाद आता है नेक्स्ट रेस्पॉन्स पेज, सर्च एंड रेस्क्यू, क्लियरिंग डेब्रिस एंड फीडिंग एंड शेल्टरिंग द विक्टिम्स। और रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स जो कि ज़रूरी है वो करना आप जब भी होगा, उसके बाद जब आपकी स्टार्टिंग होगी वो होगी रेस्पॉन्स डिजास्टर के बाद। तो सर्च, लोगों को सर्च करना, रेस्क्यू करना, जो डेब्रिस मतलब जो कचरा या जो भी फिजिकल एलिमेंट्स जो भी हैं उनको क्लियर करना, फीडिंग करवाना लोगों को और शेल्टर तक पहुंचाना, ये आपका रेस्पॉन्स होगा। द रेस्पॉन्स फेज इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर प्लान। जो रेस्पॉन्स हो जाओ वो इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है रेस्पॉन्स प्लान का, या डिजास्टर जो आपने प्लान करके रखा था उसका जो इफ़ेक्टिवनेस दिखेगी वो आपको कहाँ दिखेगी, रेस्पॉन्स फेज में, कि आपका कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपकी प्लानिंग कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है वो कहाँ पता चलेगा, रेस्पॉन्स फेज के अंदर। ए हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ एजेंसी हैज़ टेकन इमीडिएटली ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए डिजास्टर इमरजेंसी अकर्स। जो भी हेल्थ केयर सिस्टम या हॉस्पिटल है, पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, वो इस वक्त काम करेंगी सब रेस्पॉन्स में। इसके बाद आता है रिकवरी फेज। वंस द इंसिडेंट इज़ ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ नीड्स इज टू रिकवर। लोगों को वापस रिकवर करना, इनवेरिएबली सर्विसेज हैज़ बीन डिस्टर्बटेड एंड टेक्स टाइम टू रिटर्न टू रूटीन। एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय ए कम्युनिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स आफ्टर इमरजेंसी। क्या क्या आपको रिकवरी करनी है, सबसे पहले तो डेब्रिस रिमूवल, कि जो भी कचरा फिजिकल एलिमेंट्स जो भी है उनका रिमूवल करना, साथ में केयर और शेल्टर्स प्रोवाइड करवाना और डैमेज का असेस करना और उसके लिए लोगों को रिकवर करना। एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट फेज। इवेलुएट करना कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, कैसे कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कैसे उसको प्लान करना है, कैसे अपन वापस डेवलपमेंटल फेज में जाएंगे। तो ओपन दिस पेज ऑफ डिजास्टर प्लानिंग एंड रेस्पॉन्स रिसीव द लीस्ट अटेंशन आफ्टर ए डिजास्टर। एम्प्लॉइज़ और कम्युनिटी आर एनेक्सेस टू रिटर्न टू यूजुअल ऑपरेशंस। मतलब आपको इस चीज़ को सबसे लास्ट फेज होती है, इसको सबसे कम अटेंशन देना है। इससे पहले की जो फेजेस थी उनमें सबसे ज़्यादा अटेंशन होना चाहिए। इसके वजह से आप जो डिजास्टर की वजह से होने वाला इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। इट इज़ असेंशियल दैट ए फॉर्मल इवेल्युएशन बी डन
टू डिटरमाइन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स और आइडेंटिफाई। फॉर्मल इवेल्यूशन होना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बेसिस पे आप और ज़्यादा फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड कर सकें और लोगों को और ज़्यादा बचा सकें। तो ये था जो फेजेस थी डिजास्टर साइकिल की। रेस्पॉन्स फेज, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो, आपका कितना जो प्लान था वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो आपको पता चलेगा। रेस्पॉन्स फेज में रिकवरी में लोगों को रिकवर करना, डेवलपमेंट एंड रिकवरी बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मिटिगेशन, कैसे आप लोगों को बचा सकते हो पहले ही उनको एजुकेट करके या कोई भी ऐसा मीजर प्रोवाइड करके जिससे फ्यूचर में वो होने वाली कोई भी डिजास्टर सिचुएशन से बच सकें। एंड लास्ट वन इज प्रिपेयरनेस, कैसे आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये द फेजेज ऑफ डिजास्टर, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है डिजास्टर की फेजेस, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वन इज ट्राइएज, जो भी मैंने बताया जब नर्सिंग का काम होता है तो ट्राइएज, जब भी डिजास्टर होता है तो ट्राइएज नाम का एक फीचर वहाँ पे अपने को फॉलो करना होता है जो अपने को बताता है कि अपनी प्रायोरिटी क्या होगी। जो प्रायोरिटी होती है उसको बताता है कि कौन सा पेशेंट अपनी प्रायोरिटी होगी, कौन सा पेशेंट लीस्ट प्रायर होगा। तो इसके अंदर टैगिंग की जाती है पेशेंट्स की, उनको टैग दिए जाते हैं। तो टैग के बेस पे अपने को रेस्पॉन्ड करना होता है कि पहले कौन से पेशेंट को नीड है केयर की और बाद में कौन से। तो फ्रेंच वर्ड ट्रायर मीन्स होता है शॉर्ट करना, कि लोगों को शॉर्ट कर देना कि हाँ ये लोग हैं, इनको इतनी ज़रूरत है, ये इस फेज में इमरजेंसी नीड है या थोड़ा डिले कर सकते हैं, या डेड हो चुके हैं उन लोगों को अलग लिस्ट में देना ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके। क्योंकि डिजास्टर ऐसी सिचुएशन होती है उसके अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप इतना ज़्यादा सोच सको। तो आपको जो ट्राइएज फार्मूला उसको फॉलो करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग 4 टैग दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है रेड टैग, जिसके अंदर इमीडिएटली या अर्जेंट, मतलब इस पेशेंट को बहुत अर्जेंट केयर की नीड है। इसके बाद आता है येलो, जिसमें डिलेड या 1 to 2 आवर्स तक पेशेंट वेट कर सकता है, मतलब 1-2 घंटे तक पेशेंट को अपन डिले कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है माइनर, जिसके अंदर बहुत आराम से पेशेंट वेट कर सकता है, हल्की फुल्की चोटें या ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है। और लास्ट में ब्लैक टैग होता है, जिसका मतलब है कि डेड है, आदमी मर चुका है। तो अपन इन टैग के बेसिस पे अपन पता लगा सकते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सा टैग दिया गया है और उसके बेसिस पे उसकी इमरजेंसी नीड क्या होगी। जैसे अपन रेड में बात करते हैं तो इसकी एक्टिविटी है कि इमरजेंटली और इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि थ्रेट फॉर लाइफ, लिम्ब और ऑर्गन। अगर ऐसा है तो उस पेशेंट को इमीडिएटली आप इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है येलो, जिसमें अर्जेंट होता है एक्यूटी तो, लेकिन डिले कर सकते हैं उसको, जैसे सिग्निफिकेंट इंजरी और इलनेस बट कैन टॉलरेट ए डिले इन केयर। जैसे किसी को फ्रैक्चर है, हाथ पैर फ्रैक्चर है, तो वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, या किसी को हाथ में इंजरी है, पैर में इंजरी है, रेदर देन ए हेड इंजरी का पेशेंट होगा उसको ज़्यादा इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि हाथ में इंजरी है या हाथ में किसी को चोट लगी है तो वो थोड़ी देर वेट कर सकता है। इसके बाद आता है थर्ड ग्रीन, नॉन अर्जेंट। मिनिमल और नॉन अर्जेंट फेज होता है जिसमें जो कि सेफली ट्रीटमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। लास्ट वन इज ब्लैक, जिसके अंदर की जो डेड पेशेंट है उनको रखा जाता है। तो ये ट्राइज फार्मूला होता है, इससे अपने को जो पेशेंट हैं उनको डिवाइड करने में आसानी रहती है या उनको शॉर्ट करने में आसानी रहती है, जिससे कि अपन पहले फोकस उन पेशेंट्स पे कर सके जिनको ज़्यादा इमरजेंसी केयर की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है वाई द डिजास्टर ट्राइएज नीडेड, क्यों डिजास्टर ट्राइएज की ज़रूरत पड़ती है, क्यों अपन ट्राइएज को फॉलो करते हैं ताकि अपन चीज़ों को और शॉर्ट कर सके। जैसे इनएडिक्वेट रिसोर्स टू मीट इमीडिएट नीड, किसी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है फिर भी अपन उस पर टाइम लगा रहे हैं। अगर ट्रायल सिस्टम होता है तो फटाफट असेसमेंट करते जाते हैं लोग और उनको टैगिंग करते जाते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल जब वो जाएंगे वो पेशेंट्स, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको जो पेशेंट आ रहा है उसके टैग के अकॉर्डिंग आप उसके लिए रेस्पॉन्ड कर सको। तो इमीडिएट नीड्स को फॉलो करने में इनएडिक्वेट रिसोर्सेज पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, टैगिंग के अकॉर्डिंग कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है कि जो पेशेंट है, जैसे रेड कलर वाले टैगिंग के पेशेंट है वो कहाँ जाएंगे, ग्रीन वाले कहाँ जाएंगे, येलो वाले कहाँ जाएंगे। तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन सेट कर सकते हो कि येलो वाले पेशेंट्स के लिए आपको ज़्यादा
या ग्रीन वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि रेड वाले पेशेंट्स हैं उनको आपको हॉस्पिटल भेजना है। वहाँ पे पूरी तरह से जो प्रिपेयर्ड नर्सेज वेट कर रही होती हैं कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। इसके बाद इनएडुकेट हैजार्ड्स की प्रिपरेशन, हैजार्ड्स के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि कभी भी कैसी भी ज़रूरत पड़े तो अपन तैयार रहें। लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि पेशेंट्स को जो साइट है वहाँ पे ट्रीट नहीं किया जा सकता, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प मिलती है कि जो ट्राई एज पेशेंट्स होते हैं तो ट्राई एज के अकॉर्डिंग लेबल्ड होते हैं, तो जो पेशेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको आप आराम से ले जा सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन की कैपेबिलिटीज़ भी लिमिटेड हो जाती हैं ट्राई एज की वजह से। अगर ट्राई एज नहीं होगा तो आपको हर पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फटाफट, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन से को कितनी ज़रूरत है। तो ये नर्सेज जो काम करती हैं वो असेसमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है, असेसमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है। मल्टीपल एजेंसीज रेस्पॉन्डिंग एंड हॉस्पिटल रिसोर्सेज, और ये सब चीज़ें आपको हेल्प या इन चीज़ों को बचाने के लिए आपको डिजास्टर ट्राइएज की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अपन आते हैं रोल ऑफ नर्सेज इन डिजास्टर। क्या रोल होता है डिजास्टर के अंदर नर्सेज का? डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एट ऑल सिस्टम लेवल्स इज क्रिटिकल टू द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ नीड्स ऑफ ए डिजास्टर स्ट्रिकन पॉपुलेशन। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने बताया कि डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए सभी लेवल्स पे एक क्रिटिकल डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव रेस्पॉन्स, जिसको कि शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म हेल्थ नीड्स के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। उनके बेसिस पे आपको जो रोल ऑफ नर्सेज है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो रोल ऑफ नर्स की बात करें तो डिजास्टर के एक एनोनिम के अकॉर्डिंग जैसे सबसे पहले तो डी फॉर डिटेक्शन, डिटेक्ट करना कि या असेस करना, डिटेक्ट करना, पता लगाना कि क्या अपने को करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद इंसिडेंट कमांड, कमांड को फॉलो करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, असेसमेंट करना, सपोर्ट देना पेशेंट्स को, ट्राइएज एंड ट्रीटमेंट, ट्राइएज के में हेल्प करना और ट्रीटमेंट में हेल्प करना, इवेल्युएशन करना एंड रिकवरी करना। ये सब चीज़ें जो हैं इनके अंदर नर्सेज का बहुत बड़ा रोल होगा। इसके अलावा कुछ और रोल्स की बात करें तो डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, जो इवेंट या जो डिजास्टर हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो इफेक्ट है उसको डिटरमाइन करना। साथ में डिफाइन हेल्थ नीड्स ऑफ द अफेक्टेड ग्रुप, डिफाइन करना हेल्थ की नीड्स को, क्या क्या नीड है अफेक्टेड ग्रुप की, अफेक्टेड पीपल्स को क्या नीड है उसको डिफाइन करना। एस्टेब्लाइज प्रायोरिटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपका क्या प्रायोरिटी होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे आपके, वो स्टेबलाइज करना। आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो एक्चुअल और पोटेंशियल यानी होने वाली फ्यूचर में और जो अभी हैं उनको एक्चुअली और पोटेंशियली प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट डिटरमाइन रिसोर्सेज नीडेड टू रेस्पॉन्ड टू द नीड्स आइडेंटिफाई, जो रिसोर्सेज जरूरी है अपने को अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे फर्स्ट एड, CPR, डिफिब, जो भी पेशेंट को देना उन चीज़ों को डिटरमाइन करना। कोलेबोरेट विद अदर प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ के साथ कोलेबोरेट करना और साथ में काम करना। मेंटेन ए यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। तो ये सारा आपका नर्सेज का रोल होगा किसी भी डिजास्टर के अंदर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे सिम्टम्स आफ्टर डिजास्टर, डिजास्टर के बाद आपको कौन से सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल में फैटिग है, शॉक है, प्रोफेज, स्वेटिंग है, फाइन मोटर ट्रीमर्स हैं, चिल्स है, टीथ ग्राइंडिंग है, मसल एक्स है, डिजीनेस है, ये सारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स जैसे मेमोरी लॉस है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पान है, डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्टीज़ है, कैलकुलेशन डिफ़िकल्टीज़ है, कन्फ्यूजन ट्रैवल विथ मेजर इज, हो कोई भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स इंजरी, कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन से होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा इमोशनल में एंजाइटी, फीलिंग और वेल, ग्रीफ है, डिप्रेशन है, एंटिसिपेशन टू हार्म सेल्फ और अदर्स है, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स। इसके अलावा बिहेवियरल में इंसोम्निया, सब्सटेंस अब्यूज़, कैलोस ह्यूमर, गेट चेंज, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, हाइपर विजिलेंस, अनविलिंगनेस टू लीव सीन्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद लास्ट में अपन आते हैं रिहेबिलिटेशन, कि आपको कैसे रिकवरी
करवानी है पेशेंट की। रिहेबिलिटेशन में आप क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ डिजास्टर। आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर, डिसप्लेस्ड पीपल्स रिटर्न टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब जो जहाँ से आए हैं वहाँ पे उन लोगों को ले जाया जाता है। इसके बाद वहाँ पे उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रीस्टोरेशन ऑफ बेसिक सोशल फंक्शंस। रिहेबिलिटेशन मतलब उनकी प्रायर लाइफ जो थी डिजास्टर के पहले की जो नॉर्मल लाइफ थी उन तक उसको, उन पेशेंट्स को लेके जाना। तो बेसिक जो सोशल फंक्शंस हैं उनको रीस्टोर करना ही रिहेबिलिटेशन का मोटिव होगा। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड टेम्परेरी शेल्टर्स, क्योंकि लोगों के घर टूट जाते हैं या डूब जाते हैं तो आपको एक टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। इसके बाद स्ट्रेस ब्रीफिंग फॉर रेस्पोंडर्स एंड विक्टिम्स, के लिए जो स्ट्रेस की सिचुएशन है उसमें उनको कैसे डील करना उसके बारे में बताना। इसके बाद इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, कैसे लोगों को कि इकोनॉमी को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए, या इकोनॉमिकली मतलब लोगों को कैसे कमाए, कैसे अपना गुजारा करें, उन चीज़ों के बारे में वापस रिहेबिलिटेट करना। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, उनके जो माइंड एंड सोशल जो रिलेशनशिप है या जो एडप्टेशन या जो एडजस्टमेंट था एनवायरनमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ माइंड का, उसको रिहेबिलिटेट करना। क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, इमोशनली जो सिम्टम्स थे, इमोशनल सिम्टम्स के बाद ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी सके, तो उनको साइको सोशल रिहेबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है साइंटिफिक डैमेज असेसमेंट, कि आप जो डैमेज हुआ उसको असेस करो और उसके वापस रिकवरी का फेज में ले जाओ पेशेंट्स को, ताकि वो रिकवर होकर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके। लास्ट वन इज़ एलिमेंट्स ऑफ रिकवरी। सबसे पहले कम्युनिटी रिकवरी, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल भी आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवरी, जिसमें सर्विसेज एंड लाइफ लाइन्स। इकोनॉमिकल रिकवरी, जिसमें फाइनेंशियल और पॉलिटिकल आता है। एनवायरमेंटल रिकवरी, ये सब चीज़ों को आपको रिकवर करना है। तो ये होता है एक डिजास्टर, और डिजास्टर की वजह से होने वाले जो सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे आपको मैनेज करना है, क्या कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, नर्सेज होंगी, उनका क्या रोल होगा, कौन से प्रिंसिपल्स पे वो काम करेंगी, गोल क्या होगा उनका, कैसे एक प्रोसेस है जो डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसके अंदर फेजेज हैं, रेस्पॉन्स है, रिकवरी है, डेवलपमेंट है, मिटिगेशन है एंड प्रिपेयर्डनेस है, कैसे आपको प्री फेज, इम्पैक्ट फेज या पोस्ट इम्पैक्ट फेज है, कैसे आपको काम करना है, वो सब चीज़ें आपने आज पढ़ी। तो जब भी डिजास्टर हो, आप एज ए नर्स कैसे रोल करोगे, क्या आपका फंक्शन होगा, क्या आपका काम होगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आपका डिजास्टर, जो पिछली क्लास में था उसमें डिजास्टर बताया था, आज बताया डिजास्टर मैनेजमेंट। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।